जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमपीजी के स्पेशल क्लासेस में एमपीजी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, फॉरेस्ट और एमपीपीएससी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यहां पर हम लोग एमपी के जो मैप है, मध्य प्रदेश का हमारा जो नक्शा है, उससे रिलेटेड जो 4 क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, उन्हें पहले देख लेते हैं। तो देखिए, इस मैप से पूछे जाने वाले जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह होता है फर्स्ट हमारा कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछा जाता है और कांस्टेबल एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आंसर होगा सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है और सिंगरौली जिले का जो मुख्यालय है वह बेड़न में स्थित है। ये 3 क्वेश्चन सिंगरौली से पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तब आप यहां पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है वह कौन सा है, तो आप कहेंगे कि अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर जो है ना दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। अलीराजपुर जो है लिटरेसी रेट के हिसाब से, साक्षरता दर के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तब आप कहेंगे मुरैना जो है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। कौन सा है? मुरैना जो है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है और मुरैना मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित जिला है। और मृदा अपरदन किस वजह से होता है? क्योंकि यहां से चंबल नदी प्रवाहित होती है। चंबल मध्य प्रदेश राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चौथा प्रश्न होता है हमारा, कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है। तब आपका आंसर होगा बुरहानपुर जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, जिसकी सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगती है और बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को क्वेश्चन में से देखकर कमेंट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया है, किस वर्ष में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। क्या पूछा गया है? किस वर्ष में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा। तो सभी फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस वर्ष में? वर्ष 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। अब भीमबेटका की बात कर ली जाए तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित एक आदि मानव काल की शिलाश्रय है। क्या है? आदि मानव काल के शिलाश्रय है भीमबेटका। और इनकी खोज कब किसके द्वारा की गई? वर्ष 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने किसकी खोज की। और यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया और इसके अलावा एसआई एग्जाम 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है भीमबेटका से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। कैलाश सत्यार्थी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 2014 के बाद से यह एमपीजीके का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 2014 में। वर्ष 2014 में भोपाल के हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया? भारत की बात कर ली जाए तो यह भारत के कैलाश सत्यार्थी तथा पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो यह आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि कैलाश सत्यार्थी जी के साथ में किसे यह नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तानी कार्यकर्ता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी की बात करते हैं तो कैलाश सत्यार्थी जी का जो जन्म है यह विदिशा में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? विदिशा में हुआ था। यह भोपाल के अंदर या भोपाल में बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। कौन सा आंदोलन चलाते हैं?
बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं और इसी के लिए इन्हें 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार अवार्ड दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, तो आप देखेंगे भूर सिंह बारासिंगा को कौन से राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है, या किस राष्ट्रीय उद्यान ने अपना आधिकारिक शुभंकर इसे घोषित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने वर्ष 2017 में भूर सिंह बारासिंगा को अपना आधिकारिक शुभंकर घोषित किया था और ऐसा करने वाला यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ली जाए तो यह मंडला और बालाघाट जिले में आता है। किस जिले में आता है? मंडला और बालाघाट जिलों में आता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल एग्जाम में पूछा जाता है 940 वर्ग किलोमीटर। यह कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना होता है, तब आप बताएंगे 940 वर्ग किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से 2 नदियां प्रवाहित होती है, जिनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक है बंजर और दूसरी है सुवर्ण, ठीक है। यह 2 नाम, बंजर और सुवर्ण नाम की 2 नदियां कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। मंडला बालाघाट जिले में स्थित है। क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह बारासिंगा जारी करने वाला यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों, बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य से बहती है? क्या पूछा गया है? बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है, ऐसा भी यह पूछा जा सकता था। तो यहां पर इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बेतवा नदी जो है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। बेतवा नदी की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो बेतवा नदी जो है इसे प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। किस आधार पर? प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। बेतवा जो है यह यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आप देखेंगे यहां क्वेश्चन में पूछा है एल्कलाइड कारखाना कहां स्थित है। कांस्टेबल एग्जाम 2022, एमपीएसआई एग्जाम 2017 और फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से बताना है। एल्कलाइड कारखाना कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नीमच में। एल्कलाइड कारखाना मध्य प्रदेश का एकमात्र जो एल्कलाइड कारखाना स्थित है, वहां कहां स्थित है? नीमच जिले में स्थित है। नीमच जिले का पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो आप लोगों के सामने है। इसके बाद नीमच जिले से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वह पूछा जाता है कि अफीम उत्पादन में नीमच जिले का मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर होगा दूसरा स्थान है अफीम उत्पादन में, ठीक है। अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है नीमच जिले का। और अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? अगर ऐसा आपसे पूछ लिया जाए तो अब आपका आंसर होगा मंदसौर जिले का। मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो आपका आंसर होगा मंदसौर जिले का। और मंदसौर जिले से ही अलग करके नीमच जिले का निर्माण किया गया है, इसलिए नीमच जिला अफीम उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र एल्कलाइड कारखाना कहां स्थित है? वह भी नीमच में। तो नीमच से हमेशा ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन भी मैंने यहां आपको बता दिया कि नीमच जिले का जो निर्माण है किस जिले से अलग करके किया गया था? तो मंदसौर जिले से अलग करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ, यह आप लोगों से पूछा गया दोस्तों।
1979, 1983, 1985 या 1981? तो चलिए जल्दी से इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कब इसका स्थापना किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो करेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर, यहां पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1981 में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहां स्थित है? होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 1981 में। इस बार मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व है उनकी स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का जो गठन है वो कब किया गया था, तब आपको याद रखना वर्ष 1955 में। यहां पर तारीख भी याद रख सकते हैं, 1 जून 1955 को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई और इसे वर्ष 1974 में किसमें शामिल किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर में। पिछले क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं। तो यहां पर बात की जा रही है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। तो आपको याद रखना है वर्ष 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई और यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ली जाए कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है पानी कहां से प्राप्त करता है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वह तवा डैम से, किससे? तवा डैम से, या तवा जो तवा नदी पर बना हुआ बांध है उससे, मतलब इसके चारों ओर बना हुआ है। इसी डैम के चारों ओर जो खाली भाग है उस पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है, मतलब यहां पर इसका पानी का स्रोत है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या है? कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या है। तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश के सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग जो है यह सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया और एसआई एग्जाम 2017 का यह क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से आपको याद रखना है इसकी स्थापना हुई वर्ष 1981 में। किस जिले में? होशंगाबाद जिले में। यहां पर जो पानी, मतलब इसका जो हम कह सकते हैं कि वहां की जीव जंतु के लिए जो पानी होता है वो कहां से प्राप्त होता है? तो वो तवा डैम से प्राप्त होता है, तवा नदी का पानी प्राप्त होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो यहां से पूछा गया क्वेश्चन है वो है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तब आपका आंसर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे खजुराहो मंदिर का निर्माण पूरी तरह से बलुआ पत्थर से हुआ है, जो वर्तमान में किस शहर से लाए गए थे? मतलब उस समय तो जो भी कहा जाता था उस क्षेत्र को, लेकिन वर्तमान में उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां से ये बलुआ पत्थर लाए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, पन्ना। खजुराहो मंदिरों का निर्माण पूर्णतः बलुआ पत्थरों से हुआ है और ये जो बलुआ पत्थर है ना वर्तमान पन्ना से लाया गया था। अब खजुराहो मंदिरों की बात कर ली जाए तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। किसने कराया दोस्तों? चंदेल शासकों ने कराया था। चंदेल शासकों ने यहाँ पर कितने मंदिर बनवाए? 85 मंदिर बनवाए, जिनमें से वर्तमान में कितने अस्तित्व में हैं? मात्र 22 ही अस्तित्व में हैं। अगर बात कर ली जाए कि खजुराहो मंदिर का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन सा है, तब आप कहेंगे कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका निर्माण किसने कराया? चंदेल शासक विद्याधर ने। किसने कराया? चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ये जो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है ना, इसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। खजुराहो का प्राचीन नाम आपको अगर पूछ लिया जाए तो वह था खजूर बाहक, और ये जो खजूर बाहक है ना यही चंदेलों की क्या थी? चंदेलों की क्या थी? राजधानी थी। आपको अच्छे से याद रखना है। और खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है, यह आपको अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। पूछे गए क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब यहां पर अगर पन्ना की बात कर ली जाए तो पन्ना कहां स्थित है? पन्ना हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश और भारत दोनों में ही प्रथम स्थान पर है। और पन्ना राजवंश की अगर बात कर ली जाए तो किसने स्थापना की थी पन्ना राजवंश की? तो पन्ना राजवंश की स्थापना जो है छत्रसाल बुंदेला के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? छत्रसाल बुंदेला। छत्रसाल का नाम तो आप सभी ने सुना है, हमने बचपन में पढ़ा भी है खूब इनकी वीरता के बारे में। तो पन्ना राजवंश की स्थापना की थी छत्रसाल बुंदेला ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, आप देखेंगे तो क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है शंकर दयाल शर्मा भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? 10वें, 12वें, 8वें या 9वें? तो अगर शंकर दयाल शर्मा के बारे में आपने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो इस बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, साथ ही एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर हमने जो क्वेश्चन लिए ना
वो आप लोगों के लिए ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो आपको बड़े ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि शंकर दयाल शर्मा भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा की। अगर बात कर ली जाए तो शंकर दयाल शर्मा जी का जो जन्म है ना वो कहां हुआ था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कहां जन्म हुआ था इनका, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और यह वर्ष 1952 से वर्ष 1956 तक भोपाल रियासत के सीएम थे, मतलब भोपाल के सीएम थे। यह आपको याद रखना है। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1956 में नहीं हुआ, उससे पहले 1952 से लेकर 1956 तक भोपाल के जो सीएम थे वो कौन थे, शंकर दयाल शर्मा थे। और यह भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म हुआ था भोपाल में। पहला क्वेश्चन जो कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया कि यह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, 9वें राष्ट्रपति थे। दूसरा क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहां हुआ था, भोपाल में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन इसी से पूछा गया कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कि जो शंकर दयाल शर्मा है यह भोपाल के सीएम कब से कब तक थे। तब आंसर होगा 1952 से 1956 तक। ये तीनों क्वेश्चन कैसे मैंने आपको बता दिया। तो हमने 2022 के एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का फुल एनालिसिस आप लोगों को बताया था। जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे आपको बताए थे। इसी बेस पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद के नाम से जाना जाता है या महाजनपद से जुड़ा हुआ था। सॉरी, क्वेश्चन ऐसा है, अभी वर्तमान में उज्जैन को प्राचीन समय में अवंती महाजनपद के नाम से जाना जाता था। तो पूछा गया इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो अवंती महाजनपद से जुड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, मालवा। ठीक है, मालवा जो है यह अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था। प्राचीन समय में पूरा भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिनमें से 2 महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में आती थी। अब कौन कौन सी आती थी, तो पहला अवंती महाजनपद और दूसरी चेदी महाजनपद, ये दोनों आती थी। अवंती महाजनपद की जो राजधानी थी वो कहां थी, तो अवंती जनपद की राजधानी थी उज्जैनी, जिसे वर्तमान में हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी, वर्तमान हमारा उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहीं पर महाकालेश्वर मंदिर भी है। तो यहां पर पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो उज्जैन अवंती महाजनपद में आता था। आंसर है मालवा। अब मालवा को जो मालवा नाम देने का जो श्रेय है ना दोस्तों, ये किसको जाता है, तो मालवा को मालवा नाम देने का श्रेय जो है ना ओलिकर वंश को जाता है। अब ये मैंने आपको क्यों बता दिया, तो यह आपसे पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मालवा को मालवा नाम देने का जो श्रेय है वो किसे जाता है। तो यह पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको बताया मालवा को मालवा नाम देने का जो श्रेय है वो ओलिकर वंश को जाता है। तो यह एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है किस जिले में जनवरी फरवरी के महीने में रामलीला मेले का आयोजन किया जाता है। यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन रहे आप लोगों के सामने, रामलीला मेले का आयोजन कहां किया जाता है यह आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर में। रामलीला मेले का आयोजन जनवरी फरवरी माह में ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में किया जाता है। तो इस बार जब यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया तब आपको ग्वालियर नहीं था, ऑप्शन में भांडेर दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, भांडेर। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। सभी स्टूडेंट कह रहे थे सर इसे ऑप्शन देखने को नहीं मिला। तो आप लोग जनरली ग्वालियर याद करके जाते हैं, लेकिन ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस बार ऑप्शन में भांडेर था, तो आपको यह भी याद रखना है। रामलीला मेले का आयोजन जनवरी फरवरी माह के अंतर्गत ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन में आपसे पूछा है चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। क्या पूछा गया है, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है, यह आप लोगों को बताना है। तो चलिए बताइए। चचाई जलप्रपात काफी फेमस जलप्रपात है, हम सभी जानते हैं। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, रीवा में। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, बीहड़ नदी पर। किस पर स्थित है,
बीहड़ नदी पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है ना वो कितनी है 130 मीटर है। कितनी है 130 मीटर। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित 130 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है सर जी, तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ना दोस्तों वह है बहुटी जलप्रपात। कौन सा है, बहुटी जलप्रपात। ये आपको याद रखना है, बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये आपको इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट याद होना चाहिए। बीहड़ नदी पर यह कोई पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले शायद कांस्टेबल फॉरेस्ट या पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो बीहड़ नदी पर, और ऊंचाई कितनी है 130 मीटर है। इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है। और मध्य प्रदेश का यह दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो यहां आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। क्या पूछा गया है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सेंट्रल की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम हो, इसमें यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए देखिए जल्दी से पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो आप देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ना दोस्तों ये कहां स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है यदि आपसे पूछा जाए तो यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हाथी संरक्षण, इसे वर्ष 1998 में हाथी संरक्षण के अंतर्गत लाया गया है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में हाथियों के लिए प्रसिद्ध है या हाथी संरक्षण के लिए जाना जाता है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो पेरियार नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। इसका नाम ही इस नदी के नाम पर पड़ा है। किस नदी पर इसका नाम पड़ा है, पेरियार नदी के। तो यहां से पेरियार नदी होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। केरल राज्य में हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हाथी संरक्षण के अंतर्गत इसे 1998 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों, संख्या सागर नामक कृत्रिम झील कहां स्थित है। क्या पूछा गया है, संख्या सागर नामक कृत्रिम झील कहां स्थित है। दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में से आपको इसका राइट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। संख्या सागर नामक कृत्रिम झील कहां स्थित है, तो आप देखेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो यह शिवपुरी में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, शिवपुरी जिले में। शिवपुरी जिले का नाम तो सुना ही होगा। संख्या सागर जो कृत्रिम झील है यह माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। अब माधव राष्ट्रीय उद्यान से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो जॉर्ज केसल भवन, यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जॉर्ज केसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। करेक्ट आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, जो वीर स्वतंत्रता सेनानी है तात्या टोपे जी, इनका समाधि स्थल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तब भी आपका आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में इनका समाधि स्थल स्थित है। तीसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि स्वतंत्रता से पूर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राजवंश का शिकार स्थल था, तब आपका आंसर होगा ग्वालियर के सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। तो ये जो क्वेश्चन है ना इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तब भी आप याद रखेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही बता रहा हूं। संख्या सागर नामक कृत्रिम झील माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में, पहला क्वेश्चन शिवपुरी में। दूसरा क्वेश्चन जॉर्ज केसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तीसरा क्वेश्चन टाटा टोपे जी का जो समाधि स्थल है कहां है, वो भी शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में। चौथा क्वेश्चन सिंधिया राजवंश, मतलब कि जो आप लोगों का माधव राष्ट्रीय उद्यान है स्वतंत्रता से पूर्व किस राजवंश का शिकार स्थल था, ऐसा पूछा जाए तो सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। एक क्वेश्चन कल वाले वीडियो हमने आपको कराया था, तो वहां पर पूछा गया था कि स्वतंत्रता से पूर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान
कहां के राजवंश के अधीन था? तो वहां पर आपको ऑप्शन थे इंदौर, पन्ना, ग्वालियर। तो आपको आंसर क्या रखना है? ग्वालियर। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के अधीन था, उनका शिकार स्थल था। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ घनत्व कहां पाया जाता है? तब आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो यह पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से। क्वेश्चन में क्या बोला है, बड़े ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का कौन से नंबर का राज्य था? पूरे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का किस नंबर का राज्य था? तो इसका जो राइट आंसर है ना, वह था ऑप्शन नंबर 1, सबसे बड़ा। जब तक छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश में शामिल था, मतलब 1 नवंबर 2000 से पहले की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश राज्य था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग 2 राज्यों का निर्माण हुआ और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत में दूसरे नंबर पर आ गया। और मध्य प्रदेश के पहले जो प्रथम स्थान पर है, मतलब वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तब आपका आंसर होगा राजस्थान राज्य वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, और मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रीवा में महामृत्युंजय मेला आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। रीवा में महामृत्युंजय मेला कब आयोजित किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए, प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर, प्रति 3 वर्षों के अंतराल पर, हर वर्ष, या फिर प्रति 5 वर्षों के अंतराल पर। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, एवरी ईयर। रीवा में महामृत्युंजय का जो मेला है, महामृत्युंजय मंदिर पर बसंत पंचमी और शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। रीवा में महामृत्युंजय मेला प्रति वर्ष महामृत्युंजय मंदिर पर बसंत पंचमी और शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार मेलों से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, जिसका वीडियो हमने आप लोगों को प्रोवाइड भी कराया था। स्पेशली जितने भी मध्य प्रदेश के मेले उन सभी से रिलेटेड कांस्टेबल एग्जाम 2022 में वो प्रश्न आए भी थे आप लोगों के लिए। तो चलिए देखिए, तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 2000 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। यह पीडीएफ फाइल आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप लोगों के जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 है ना, इसमें जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए सभी इसी पीडीएफ से पूछे गए, और आने वाले जो आपके एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी एमपी जीके के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पीडीएफ फाइल से आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है आप लोगों से किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1818 में। वर्ष 1818 में बसई संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। अब पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगर बात कर ली जाए ना दोस्तों, पेशवा बाजीराव द्वितीय तो यह सहायक संधि को अपनाने वाला प्रथम मराठा शासक था। प्रथम मराठा शासक या प्रथम मराठा पेशवा जिसने सहायक संधि को अपनाया। यह हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। प्रथम मराठा शासक जिसने सहायक संधि को अपनाया वो कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को किसने शुरू किया था अगर पूछा जाए तो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड बेलेजली ने। किसने शुरू किया था सहायक संधि को? लॉर्ड बेलेजली ने। और सहायक संधि को सबसे पहले अपनाया पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। पेशवा बाजीराव द्वितीय को मराठा साम्राज्य का जो पतन है ना, मराठा साम्राज्य का पतन हुआ ना मराठों का, तो इसमें सबसे प्रमुख भूमिका किसने निभाई है? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। मराठा साम्राज्य के पतन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने मराठा साम्राज्य का पतन किया, वो है पेशवा बाजीराव द्वितीय। अच्छे से याद रखना है आपको। इन्हीं के कारण मराठा साम्राज्य का पतन हुआ था। सहायक संधि को अपनाने वाले प्रथम पेशवा थे। सहायक संधि को शुरू किया था लॉर्ड बेलेजली ने। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कौन थे?
वीर शिवाजी। कौन थे? वीर शिवाजी। वीर शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया है अहमदपुर रॉक शेल्टर किस जिले में स्थित है? क्या पूछा गया है? अहमदपुर रॉक शेल्टर किस जिले में स्थित है? तो यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है कि करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वह क्या होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर 2 विदिशा में। अहमदपुर रॉक शेल्टर जो है विदिशा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार जो है किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1983-84 में मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और यह पुरस्कार जो है ना सिर्फ पुरुषों को दिया जाता है। ये जो आपको तुलसी पुरस्कार दिख रहा है ना दोस्तों, यह सिर्फ पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। महिलाओं को यह पुरस्कार नहीं जाता है। ओनली किसे दिया जाता है? पुरुषों को दिया जाने वाला अवार्ड है। इस पुरस्कार की जो राशि है ना वो 2 लाख रुपए है। पुरस्कारों की राशि आप लोग जरूर याद रखा करें क्योंकि यह आप लोगों से पूछी जाती है। तो तुलसी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? वर्ष 83-84 में हुई थी और यह ओनली पुरुषों को दिया जाने वाला अवार्ड है। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख रुपए है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के पिता कौन थे? तो यह दिया है आप लोगों को ऑप्शन। आपको बताना है कि जो अशोक है ना इसके पिता कौन थे? मौर्य शासक अशोक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। अब अशोक की बात कर ली जाए तो यह कौन था? तो देखिए सबसे पहले अशोक है मौर्य वंश का। अब मौर्य वंश की स्थापना किसने की? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों तो सीरियल से देखिए जरा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हम सभी जानते हैं मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार मौर्य। कौन हुआ? बिंदुसार। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो वो हुआ अशोक मौर्य। कौन हुआ? सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक। अशोक के बाद अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुणाल हुआ। ये चारों आप लोगों की एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया। ये चारों आपसे पूछे जाएंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है या उत्तराधिकारी है वो कौन था? तो आपका आंसर होगा बिंदुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र कौन था? देखो पुत्र और पौत्र में बहुत अंतर होता है। पुत्र का मतलब अपना बेटा और पौत्र का मतलब अपने बेटे का बेटा। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तब आपका आंसर क्या होगा? अशोक था। दोनों चीजें समझ में आ गई। अब पहला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। यह आपको क्रम से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। अब बिंदुसार का जब शासन था उस समय अशोक कहां शासन करता था? तब आपका आंसर होगा यह अवंती का गवर्नर था। कहां का गवर्नर था? अवंती का गवर्नर था। जब बिंदुसार का शासन था उस समय अशोक अवंती का गवर्नर था। यह आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा इसने किससे ली थी? उपगुप्त नामक भिक्षु से ली थी। किससे ली थी? उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी सम्राट अशोक ने। कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ तो इन्होंने क्या अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों यहाँ पर आपसे? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा गया है स्वांग लोक नृत्य में इनमें से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 मृदंग। स्वांग लोक नृत्य में किसका उपयोग किया जाता है? मृदंग का उपयोग किया जाता है। और यह जो स्वांग लोक नृत्य है ना अधिकांश क्षेत्रों में राई फसल के कटने पर गाया जाता है। किस फसल के? राई की फसल के कटने पर गाया जाता है। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के तार घोड़े के बाल के बने होते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से किस वाद्य यंत्र के जो तार है वह घोड़े के बाल से बने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 चिंकारा।
चिंकारा जो वाद्यंत्र है, इसके जो बाल है वो किसके बने होते हैं? घोड़े के बाल के बने होते हैं। मतलब इसके जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं? घोड़े के बाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, तो आप देखेंगे पूछा है राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा है? अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तब तक आप इसका आंसर कर पाए होंगे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, चंदेल शासकों ने। खजुराहो मंदिरों का निर्माण जो है ना, किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। चंदेलों की जो राजधानी है खजुरबाग, वर्तमान खजुराहो थी। यहाँ पर कितने मंदिरों का निर्माण कराया? 85 मंदिरों का, जिनमें से वर्तमान में कितने अस्तित्व में है? 22 अस्तित्व में है। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर, जिसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। इतना आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? क्या पूछा गया है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका जो राइट आंसर है आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात कर ली जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब अगर बात कर ली जाए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना, दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो यह जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो यहां पर कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है? तब आंसर था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। स्थापना कब हुई? वर्ष 1994 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पन्ना की अगर बात कर ली जाए तो पन्ना जो है यह हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश और भारत में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, तो यहां पर बोला गया है मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहां स्थित है? यह भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 और एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। एमपीएसआई 2017 में मतलब आपके आने वाली किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है, गन कैरेज फैक्ट्री कहां स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जबलपुर में। मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री जो है वह जबलपुर में स्थित है। जबलपुर की अगर बात कर ली जाए तो जबलपुर जो शहर है ना, यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की न्यायिक या सांस्कृतिक राजधानी, न्यायिक या सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। न्यायिक राजधानी क्यों कहा जाता है, कोई बताएगा? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहां स्थित है? जबलपुर में ही स्थित है। जबलपुर में भेड़ाघाट नामक स्थान पर, भेड़ाघाट नामक दर्शनीय स्थान पर नर्मदा नदी जो है ना, नर्मदा नदी ये कौन सा जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात बनाती है। बिल्कुल सफेद सा दिखाई देता है, ठीक है। दुग्धधारा जलप्रपात भी जिसे कहा जाता है। तो धुआंधार जलप्रपात या दुग्धधारा जलप्रपात बोला जाए तो कहां? भेड़ाघाट में, नर्मदा नदी पर। तो ये जबलपुर से एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। जबलपुर की अगर बात कर ली जाए तो जबलपुर जो है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसके हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला